Hello students, welcome back. Today I am starting a new series of NTL Net Law exam. We will discuss today July 2018 exam. So let's start it. First question is, which of the following is not included in the definition of law under Article 43 of the Constitution of India? All the three options are legislation, customs और ऑर्डिनेंस. तीनों हैं अनुच्छेद 13 की परिभाषा में आते हैं, लेकिन रीति जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है. यूजेस हैविंग नो फोर्स ऑफ लॉ इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस article 13. So this is the correct answer. The second question is, which of the following article of the Constitution uses the term martial law? We know that the martial law is related to Article 34. तो right option है 34. Just a minute. Third question is, read assertion A and reason R and give correct answer by using the code given below. In these types of questions एक चीज़ ध्यान रखनी है कि assertion और reason को ठीक से रीड करना है और उसके बाद में दोनों को ये देखना है कि दोनों सही हैं या गलत, क्योंकि दोनों ऐसा हो सकता है कि दोनों ही गलत हो या दोनों ही सही हो. तो ये these questions are analytical type of questions. तो इसके लिए डीपली नॉलेज आपको होनी जरूरी है कि टॉपिक से रिलेटेड डीपली नॉलेज हो, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे. और जो रीज़न है उसको देखना है कि कई बार वो कंफ्यूजिंग होता है कि पता नहीं उसमें अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो इसलिए डीपली नॉलेज सब्जेक्ट की होनी जरूरी है. Assertion is, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament if he holds any of the office of profit under the government. तो राइट ऑप्शन इसका ये सही है. असर्शन ठीक है कि एक व्यक्ति सरकार के अधीन यदि कोई पद लेता है तो वो संसद के किसी भी सदन को चुने जाने के लिए कैपेबल नहीं होता. तो रीजन ये ठीक है, असर्शन इसका ठीक है, लेकिन रीजन क्या है? इफ pecuniary gain is receivable in connection with the office, then it shall not become an office of profit, irrespective of whether such gains are actually promised or not. तो ये जो इसने लिखा है ये बिल्कुल ठीक मतलब कंफ्यूजिंग है. ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि यदि पद से संबंधित आर्थिक लाभ है तो इस प्रकार के, चाहे इस प्रकार के लाभ के वास्तव में वचन दिए गए हैं ना निरपेक्ष लिए, ऐसा हमने कहीं कुछ पढ़ा नहीं है. तो दिस इज कंफ्यूजिंग सेंटेंस. सो द राइट ऑप्शन इज 3. A is correct but R is incorrect. Question number 4 is, which of the following statements is incorrect? Give answer by using the code given below. Let's see. The election of the president shall be held in the accordance with the system of proportional representation by means of single non-transferable vote. तो ये क्वेश्चन शायद मुझे ऐसा लगता है कि मिसप्रिंट है, क्योंकि इसमें कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है. लेकिन एनटीए ने जो इसका करेक्ट आंसर दिया है वो है ऑप्शन 4. बट राष्ट्रपति का निर्वाचन हमेशा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार ही होता है, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेकिन क्वेश्चंस में जो कोड दिए हुए हैं उसमें ऑप्शंस ये होना चाहिए, नंबर 4 ए सही है. बाकी के 3 हम देख लेते हैं. बी ऑप्शन है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने पत्र के द्वारा त्याग पत्र दे सकता है. नहीं, वो उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्याग पत्र. थर्ड ऑप्शन इज, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संकल्प 30 दिनों का नोटिस दिए बिना नहीं लाया जाएगा. ऐसा नहीं है, वो 14 डेज का नोटिस देने के बाद में उसको संकल्प पारित कर सकते हैं. तो ये गलत है. फोर्थ ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समाप्त होने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा. ऐसा भी ये भी गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को कि जब पद की अवधि समाप्त होने वाली होती है उससे पहले ही उसका निर्वाचन होने की प्रक्रिया, नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है. तो इसमें एनटीए ने जो ऑप्शन दिया था राइट ऑप्शन वो था 4. केवल ये गलत है.
लेकिन केवल ए सही है होना चाहिए था इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज मैच लिस्ट 1 ऑफ नेम ऑफ द केस विद लिस्ट सेकंड रिलेटेड सब्जेक्ट एंड गिव करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड बिलो। KM Nanavati versus State of Bombay. This case is related from option 2 क्षमादान की शक्ति, power of pardon. The second is Ram Prasad versus State of UP. This option is for fundamental duties. लिली थॉमस वाला केस जो है वो सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, और डॉक्टर पी नल्लरथम्पी त्रेहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज कनेक्टेड विद द राइट टू लाइफ. सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकंड, third, fourth, first. First option is correct in this question. Next question is which of the following cases is not related to theory of basic structure under Article 368 of the Constitution? So we can see that Minerva Mills, Vaman Rao, and Chandra Kumar are all three cases are related under Article 360 of 8 of basic structure. But the number fourth case T.K. Rangarajan is not included in this topic. So the correct answer is T.K. Rangarajan fourth versus Government of Tamil Nadu. Question number 7 is which of the following is incorrect in relation to the declaration of financial and emergency by the President under Article 360 of the Constitution. तो 360 आर्टिकल के अंदर कौन कौन से ऑप्शन कर सकती है गवर्नमेंट? फर्स्ट है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाने पर 1 महीना समाप्त होने पर यह प्रभावी नहीं रहेगा. तो यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो ये ऑप्शन तो ये लागू नहीं होता, ये ठीक है. सेकेंड ऑप्शन है राज्य के कार्यों को संपादित कर रहे व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं. ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, सही नहीं है. इसमें हमने ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में कि पूछा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है. तो इनकरेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है और व्यक्तियों के वेतन और भत्ते इसमें कम किए जा सकते हैं. थर्ड ऑप्शन में है राष्ट्रपति द्वारा परवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है, बदला जा सकता है, ये भी ठीक है. और फोर्थ में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो सैलरी है उसमें कमी की जा सकती है. तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज राइट. इट शैल सीज टू ऑपरेट द एक्सपायरेशन ऑफ द मंथ अनलेस अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज दिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement are correct? Give correct answer by using the code given below. ऑप्शंस हैं आपके. साधारण विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो हमें इसमें सही जो ऑप्शन है वो बताने हैं. साधारण विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, वो कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है. लोकसभा में लंबित विधेयक सभा के सत्रावसान होने के कारण व्यवगत नहीं होगा, ये ऑप्शन सही है. बी ऑप्शन यहाँ पे सही है. और राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन होने पर व्यवगत नहीं होगा, ये भी सही है, क्योंकि राज्यसभा का जो रोल होता है वो साधारण विधेयक के मामले में कुछ खास नहीं है. तो अगर राज्यसभा में लंबित विधेयक है जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होता है. लोकसभा में लंबित विधेयक सदन के विघटन होने पर व्यवगत नहीं हुआ, ये ऑप्शन गलत है. वो व्यवगत हो जाता है यदि लोकसभा में लंबित विधेयक है, वो सदन के विघटन होने पर विघटित हो जाता है. तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी और सी सही है. बी और सी इज करेक्ट. The next question is in which of the following case the Parliament has no power to legislate on the state list.
तो संसद को राज्य सूची के संबंध में विधान बनाने की शक्ति किस टॉपिक पे नहीं है? दो राज्यों की सहमति से, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के क्रियान्वयन में, आपातकाल के लागू होने पर, या जनहित में यदि ऐसा राज्यसभा द्वारा घोषित किया गया है। तो राज्य सूची के संबंध में जो विधान बनाने की शक्ति है वो इन सभी पर होती है। राज्यों की सहमति होने पर भी संसद राज्य सूची के विषय में विधान बना सकती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के क्रियान्वयन में और आपातकालीन, तीनों में ही जो है राज्यसभा को, संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति होती है। लेकिन दिस ऑप्शन इज ऑड वन आउट, ये उसमें नहीं दिया हुआ है। जो हमारा आर्टिकल है संघ सूची से संबंधित, उसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच दिस फर्स्ट लिस्ट फ्रॉम द सेकंड लिस्ट। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सच्चिदा साकलचंद सेठ is related from the अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, ये इससे रिलेटेड है। यूनियन ऑफ इंडिया सकलचंद सेठ इज रिलेटेड फ्रॉम ऑप्शन 3। लीला डेविड वर्सेस महाराष्ट्र राज्य इज रिलेटेड फ्रॉम द फोर्थ ऑप्शन। अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ जजेस, ये इससे रिलेटेड है। BSES लिमिटेड वर्सेस फेनर इंडिया लिमिटेड इज रिलेटेड फ्रॉम द पावर टू कंप्लीट जस्टिस, ये ऑप्शन इससे रिलेटेड है। एंड दर्शन गुप्ता वर्सेस राधिका गुप्ता इज रिमेनिंग पॉइंट फ्रॉम सेकेंड ऑप्शन, विदेशी पूर्व निर्णय, फॉरेन प्रेसिडेंट। सो द राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, 3, 4, फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? तो यू कैन सी दैट द जितेश चंद्र घोष वर्सेस हरिसाधन मुखर्जी, the option 3rd is not related with the parliamentary privileges. All the other 3 options are related from the parliamentary privileges. So right option is 3. Question number 12 is saying which of the following statement is correct? We can see correct options बताने हैं आपको। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे देश का सम्मान करें और संविधान का पालन करें। तो इसमें सारे ही ऑप्शन ठीक है। सभी अल्पसंख्यकों चाहे धर्म पर आधारित हो, भाषा पर अपने पसंद को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने पर, तो ये भी सही है। और जो आर्टिकल 30 है उसमें ये दिया हुआ है, ये अपने मूल कर्तव्यों में आ जाता है। ये ऑप्शन 3rd है। गाय और बछड़ा दुधारू पशुओं का संरक्षण करने, ये भी मूल कर्तव्य में है। और 4th ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा इसके पश्चात देने में कोई भी कानूनी आधार पर शून्य होगा कि वह संविधान के भाग 3 के किसी उपबंध के द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को प्रदत्त किन्हीं अधिकारों के साथ असंगत है। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज राइट, सभी ऑप्शन इसमें ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट distinguish between expositorial jurisprudence, what the law is, or and censorial jurisprudence, what the law ought to be। तो जैसा कानून होना चाहिए और जैसा कानून है उसमें डिफरेंस किसने किया था? ये प्योर थ्योरी ऑफ केल्सन कहलाती है। तो राइट ऑप्शन इज सेकेंड, sorry, the right option is second, Hans Kelsen. Question number 14 is now, तो हेंस केल्सन ने जो थ्योरी दी थी इम्पेरेटिव थ्योरी, लेकिन वो आती है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के अंतर्गत, विधि का विशुद्ध सिद्धांत, जो कानून जैसा होना चाहिए और कानून जैसा है दोनों में अंतर बताता है। Next question is now natural law is not considered as absolute but as relative। प्राकृतिक विधि आत्यंतिक नहीं किंतु सापेक्षिक माना जाता है। यह परिवर्तित अंतर्वस्तु के साथ प्राकृतिक विधि है।
दिस ऑब्जर्वेशन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फिनिश। तो इस प्रकार के इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको जूरिस्ट ने जो कहा है वो एज इट इज़ थोड़ा सा आपको डीपली स्टडी करके पता करना चाहिए कि किसके बारे में हमें थोड़ा सा इनको लर्न करना होता है कि फिनिश की थ्योरी क्या कहती है, वो किससे रिलेटेड है और कौन कौन से स्कूल्स हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है जूरिस्प्रूडेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर हार्ट द मीनिंग ऑफ टर्म पॉजिटिविज्म इंक्लूड्स। तो पॉजिटिविज्म में जो हार्ट की थ्योरी है वो क्या कहती है, तो उसमें से राइट ऑप्शंस बताने हैं हमें। तो विधि समादेश है पॉजिटिविज्म। जो पॉजिटिविज्म की थ्योरी है, पॉजिटिविस्ट ने क्या कहा है कि विधि समादेश है, बिल्कुल सही है। लॉज आर कमांड, ये यही बेसिक जो थ्योरी है पॉजिटिविस्ट की वो यही थी। सेकंड ये द एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरीज। विधिक अवधारणाओं का विश्लेषण समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक जांचों से भिन्न है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। The third one is moral judgment cannot be established or defended by rational argument, evidence or proof. This is also correct. नैतिक निर्णय तर्कणापन दलीलों, साक्ष्यों तो प्रमाणों द्वारा स्थापित या बचाव नहीं किए जा सकते हैं। और फोर्थ वन इज विधि जिस रूप में वास्तव में है उसे विधि जो होना चाहिए से अलग रखा जाना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिविस्ट के अंदर ही आती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 इज थ्योरीज को मैच करना है आपको। थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी हमें पता है वो ड्यूगिट की है। ये थ्योरीज भी आपको याद करनी होती है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, ड्यूगिट ने दी है ये। सेकंड वन इज कैटेगोरिकल इंपेरेटिव थ्योरी, ये इमैनुअल कांट की है। अगर आपको 4 में से 3 थ्योरीज भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इंपेरेटिव थ्योरी भी इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ इज जॉन ऑस्टिन की है। ये तो सबसे पहले इंपेरेटिव थ्योरी में जॉन ऑस्टिन का ही, जो पॉजिटिविज्म के नाम से भी जानी जाती है, तो वो जॉन ऑस्टिन की ही है। थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ इज फॉर इहरलिच। सो द राइट ऑप्शन इज थर्ड, यहाँ पे राइट ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट वन इज मैच द लिस्ट फ्रॉम 1 to 2 द ग्रोथ ऑफ द लॉ। ये ग्रोथ ऑफ द लॉ ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। ग्रोथ ऑफ द लॉ कॉर्डोजो का है। तो फर्स्ट का कॉर्डोजो से रिलेटेड हो जाएगा। फाउंडेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, दिस इज रिलेटेड फ्रॉम जेरोम हॉल। इन क्वेश्चंस में भी अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि आपको 2 ऑप्शन आते हैं और 2 ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ठीक बैठते हैं किसी ऑप्शन में, तो उससे भी क्वेश्चन राइट हो जाता है। द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ इज फॉर ग्रे। एंड टेकिंग राइट सीरियसली, दिस ऑप्शन इज फॉर डार्विन। So the right option is here second, 3, 4, 1 and 2. The right option is second. 18 is which one of the following are the 2 main theories of the legal right. यहाँ पर कौन लीगल राइट के 2 थ्योरीज हैं, तो वो है यहाँ पर हित सिद्धांत और इच्छा सिद्धांत, इंटरेस्ट थ्योरी एंड विल थ्योरी। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की 4-5 थ्योरीज हैं, तो उनमें से जो है फिक्शन थ्योरी है, पर्पस थ्योरी है, रियलिस्टिक थ्योरी है, बट फंक्शनल थ्योरी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। सो राइट ऑप्शन इज 4। क्वेश्चन नंबर 20 इज मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट 1 to 2। क्लेम, ये क्वेश्चन आपका जूरिस्प्रूडेंस में काफ़ी फेमस है और कई बार रिपीट हो चुका है। सो यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन जो क्लेम है वो ड्यूटी से रिलेटेड होता है।
Liberty is related from no claim. Power is related from fourth option liability, and the immunity is related from disability. Immunity is related from disability. So right option is 3, 1, 4, 2. So this is the right answer. We will continue this in this next video. Thank you.